हे हेलो व्हाट इज अप इंटरनेट, दिस इज अंकित आर्या सैम हियर और आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटर इंटरफेस। हमने कंपेरेबल आपको बता दिया है कि डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए आपको कंपेरेबल इंटरफेस के पास जाना चाहिए। पर सपोज कीजिए कि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। जो डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर है, मतलब एक कलेक्शन में जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सॉर्ट होने जा रहा है, ठीक है, ट्री सेट में, तो वो सॉर्टिंग ऑर्डर आपको पसंद नहीं है। आपको ये पसंद नहीं है कि जो स्टूडेंट्स आए हैं वो रोल नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 या अल्फ़ाबेटिकल मैनर में बैठे, अंकित फिर विशाल फिर ऐसे करके, वो ऐसे ना बैठें, ठीक है। तो जब कलेक्शन में आप कोई ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट सॉर्टेड मैनर में इंसर्ट नहीं हो रहा है, और सॉर्टेड मैनर में इंसर्ट हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो हो रहा है डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो करके, ठीक है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पर ये आपको तो पसंद है नहीं, आप तो इससे संतुष्ट है नहीं, तो आप दौड़े चले आएंगे कंपेरेटर इंटरफेस के पास। जी हाँ, आपको भागते भागते आना है कहाँ? कंपेरेटर इंटरफेस के पास। इसको बोलना है कंपेरेटर इंटरफेस, मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने दो। तो ये बोलेगा ठीक है भाई, तुमको मेरी शक्तियों को इस्तेमाल करना है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कर सकते हो। कंपेरेटर इंटरफेस तुमको ये एक्सेस दे देगा। तो कंपेरेटर इंटरफेस क्या है भाई? तो कंपेरेटर इंटरफेस तब आपको उसके पास जाना चाहिए, कंपेरेटर इंटरफेस के पास, जब आप डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर से मतलब कि ऐसे असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 NNN, अगर ABCDEFGZ ऐसा करके अगर आपको पसंद नहीं है ये सॉर्टिंग ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स का, तब आपको कंपेरेटर इंटरफेस के पास जाना चाहिए। उससे हाथ पर जोड़ लो, भैया बोलो अपनी मायावी शक्तियों का हमें इस्तेमाल करने दो। वो बोलेगा ठीक है, तुम मेरी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करो। मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम है कंपेयर। अब ब्रह्मास्त्र हो गया, सॉरी, कोई बात नहीं। कंपेयर मेरा एक मायावी शक्ति है जिसका नाम है कंपेयर मेथड। तुम इस मेथड का यूज कर लो। भैया बोलेगा कंपैरेटर इंटरफेस, देखिए आप मेरे पास आए हैं मेरा यूज करने, आपको ये पसंद है कि मैं अपने तरीके से सॉर्टिंग का लॉजिक लिखूं, जो ऑब्जेक्ट उसमें इंसर्ट हो वो मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो है ऑब्जेक्ट्स उसमें इंसर्ट हो जाएं। तो भैया प्लीज़ आप कंपेयर मेथड का यूज कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, कंपेरेबल डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, कंपेरेटर कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर। जब आप नहीं हैं संतुष्ट कंपेरेबल से, आप कंपेरेटर के पास जाइए, खुद से लॉजिक लिखिए और काम कर लीजिए। उसके लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा कंपेयर मेथड का। इस कंपेरेटर इंटरफेस में और भी सारे मेथड्स होते हैं। इस कंपेरेटर इंटरफेस के पास और भी सारे जो शक्तियां हैं इसके पास, लेकिन आपको एक शक्ति प्रदान करती है, बहुत ही मायावी शक्ति है वो, जिसका नाम है कंपेयर मेथड। तो ये कंपेयर मेथड ही आपको ये काम करके देगा कि आप डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर से हटकर आप अपना कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर लिख सके। अरे कभी कस्टम पिज्ज़ा खाए हो ना यार, कुछ ऑर्डर उसमें करवा के कुछ कस्टम खाना है, सब मतलब खुद से बनवाना है, ऐसा है ना। तो कस्टमाइज मतलब पूरा फुल्ली कस्टमाइज। तो ये आपको कौन देगा? ये फीचर ये कंपेरेटर इंटरफेस का कंपेयर मेथड, ठीक है। देखो ये कंपेयर मेथड बहुत ही आसान है, ऐसा बहुत मुश्किल नहीं यार, मैं पहले आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान दे के समझो, समझ में आ जाएगा। अब देखो ये कंपेयर मेथड का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, इसको देखते हैं कि ये क्या है, कैसे है। तो अगर आप देखो तो पब्लिक इंट कंपेयर है। अच्छा, उससे पहले मैं अगर आपको कंपेरेटर का दिखाऊं, कंपेरेटर, यार राइट क्लिक करके क्लोज कर लो भाई, कंपेरेटर, ये लीजिए हम आ गए कंपेरेटर इंटरफेस के पास। जावा 8 और जावा 11 जो भी आप यूज करो, मैं अभी जावा 8 यूज कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जावा 8 का खुला हुआ है, ये देखो, ठीक है। अगर आप जावा 7 में जाओ, जावा 7, भाई साहब जावा 7 टाइप हो जाए यहाँ पर प्लीज, जावा 7 कंपेरेटर इंटरफेस। देखो आसानी से समझनी चाहिए हर चीज़ को, हंसी मजाक में सब समझ में आ जाता है यार। आ गए हम कंपेरेटर इंटरफेस के पास। देखिए ये जावा का 7th एडिशन है ना, ये देख सकते हो आप, 7 वर्जन, ये 8 है, ठीक है। तो 8 वाले के मेथड के पास देखिए, कंपेरेटर तो एक इंटरफेस है, ये देखो ये इंटरफेस है ना। अगर आप देखें इसके मेथड में जाके
तो देखिए इसके पास काफ़ी सारे मेथड है, कंपेयर मेथड, कंपेयरिंग है, और कंपेयरिंग यहाँ पे देखिए स्टैटिक, जिसका यहाँ पे जेनरिक टाइप है, इस तरीके से है, वो हम बात करेंगे आगे क्या है क्यों इस ये सब मेथड्स और क्या क्या काम करवा सकता है आपका। देखिए रिवर्स ऑर्डर है, रिवर्स्ड है, नल फर्स्ट है, नेचुरल ऑर्डर है, और देन कंपेयरिंग है, और देन कंपेयरिंग, देन कंपेयरिंग, देन कंपेयरिंग इंट, देन कंपेयरिंग डबल। तो ये सब मेथड्स भी हैं इसके पास, पर इन सब मेथड्स का कब यूज है, कैसे यूज है, वो सब हम आगे देख रहे होंगे बाद में, ठीक है, बाद में ये सब पढ़ेंगे। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा मायावी शक्ति है वो ये कंपेयर मेथड है ना। लेकिन अगर आप जावा 7 वर्जन के पास जाओ, इसके पास मेथड देखो तो मात्र 2 मेथड्स आपको दिखेंगे, कंपेयर और इक्वल्स मेथड, ठीक है। इक्वल्स इंडिकेट्स वेदर द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस कंपेरेटर, दिस मेथड मस्ट बी जनरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल्स ऑब्जेक्ट एडिशनली दिस। ये बस इक्वल चेक करने के लिए है कि वो क्या इक्वल है कि नहीं। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग क्या इक्वल है कि नहीं, तो आप वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इक्वल्स है या नहीं है, ठीक है। तो बात ये है कि इक्वल्स मेथड तो काफ़ी आसान है, ये ऑब्जेक्ट क्लास में पाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्लास में पाया जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी आप क्लास बनाओगे उन सब में इक्वल्स मेथड खुद से इनहेरिट रहेगा, क्योंकि हर एक क्लास जावा में प्री डिफाइंड क्लास हो चाहे यूजर डिफाइंड, चाहे आप पहले से डिफाइंड किया हुआ है या आप खुद डिफाइंड करो, कोई भी क्लास बनाओगे तो वो डायरेक्टली आपको, मतलब डायरेक्टली ऐसा लिखा नहीं होगा लेकिन इनडायरेक्टली आपको एक क्लास को एक्सटेंड कर रहा होता है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास सबका बाप है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट उस क्लास में आ जाएंगी। तो अगर आप कोई भी क्लास बनाओगे तो उसमें इक्वल्स नाम का मेथड ऑलरेडी रहेगा थ्रू द इनहेरिटेंस, थ्रू द इनहेरिटेंस, थ्रू द इनहेरिटेंस, समझ गए। आई रिपीट, थ्रू द इनहेरिटेंस इक्वल्स मेथड रहेगा। लेकिन भैया ये देखो, ये जो कंपेयर मेथड है, ये मेथड कैसा है, ये मेथड एक ऐसा मेथड है जब आप किसी क्लास को इम्प्लीमेंट करोगे कंपेरेटर इंटरफेस में, ठीक है, के साथ ऐसे ही लिखोगे क्लास ए इम्प्लीमेंट्स कंपेरेटर। तो ये कंपेरेटर इंटरफेस में आपको जो इंटरफेस है तो इसके पास कुछ मेथड्स हैं जिसका नाम है कंपेयर और इक्वल। तो कंपेयर मेथड का आपको ओवरराइड करके इसका लॉजिक लिखना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि इक्वल्स का लिखना पड़ेगा कि नहीं, नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल वहाँ से पहले से मौजूद है, क्योंकि वहाँ इनहेरिटेंस हो रहा है ऑब्जेक्ट क्लास का। अच्छा आइए थोड़ा सा इसमें आता है, लेकिन जावा 8 में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मेथड है ना। इक्वल हो गया आपका, कंपेरेटर, इसका क्या नाम है रिवर्स्ड, इसका नाम है देन कंपेयरिंग, एक और देन कंपेयरिंग जो दूसरा जो है पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो ये देखिए सिंस 1.8 1.8 ये सब में चेंजेज हैं। तो जब आप जावा 1.8 या उससे ऊपर वर्जन यूज करेंगे तो आपको इन सब का डिफरेंस थोड़ा सा देख लेना, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया आप डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ा कीजिए। क्यों नहीं पढ़ते हैं? गलत बात है ये, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है ये। यू मस्ट लर्न, समझ गए? हाँ, कभी कभी डांट पढ़ना भी जरूरी है। चलो आगे बढ़ो। तो कंपेरेटर इंटरफेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कंपेरेबल इंटरफेस java.util पैकेज में प्रेजेंट होता है। कंपेरेटर इंटरफेस जावा डॉट कहाँ, यार मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? कंपेरेबल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कंपेरेबल प्रेजेंट होता है java.lang पैकेज में। सॉरी अगर गलत बोल दिया होगा तो। कंपेरेबल इंटरफेस java.lang पैकेज में और कंपेरेटर इंटरफेस java.util पैकेज में, ठीक है। ये यूटिल पैकेज का पार्ट है, ठीक है। java.util पैकेज आप खोलोगे तो आपको कंपेरेटर इंटरफेस जो है वो देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। अब इसमें हम क्यों यूज करेंगे कंपेरेटर इंटरफेस? हमारा गोल ये है कि हम कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर यूज करें, ठीक है। आवर गोल इज, ठीक है, कि गोल, ठीक है, टू यूज कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जब हमारा गोल क्या है कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर को यूज करने के लिए, तो ध्यान समझो हमारा यही गोल है भाई। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, बड़ा होएगा क्या? लल्ला लल्ला लल्ला। चलिए, तो गोल हमारा क्या है कि टू यूज कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर। उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? कंपेरेटर इंटरफेस का, कंपेरेबल डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए। आइए आगे बढ़। देखिए मैं एक ही बार ऐसे रिपीट करता आ रहा हूँ
क्योंकि आपको ये जहन में भर जाए जब आपसे इंटरव्यूअर ऐसे सामने से मुंह पे आपके सवाल मारेगा फेंक के कि चलो बताओ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कंपेरेबल इंटरफेस एंड द कंपेरेटर इंटरफेस, तो आपको तुरंत से उसके मुंह पे जैसा वो फेंकेगा उसी तरीके से मारना एकदम आंसर फटाक से उसके मुंह पे कि सर whenever you want some default natural sorting order for objects to be inserted in a collection, ठीक है, then you should go for comparable interface. But sir, when you don't, I mean when you are not satisfied with the default natural sorting order, then you must go for the comparator interface. ये एक लाइन बोलना बोलेगा अरे वाह बेटे मौज कर दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंपेरेटर इंटरफेस के पास मेथड है कंपेयर नाम का, यही मेथड हम यूज कर रहे होंगे, यही वो मायावी शक्ति है जिसका हम यूज करेंगे अच्छे से। तो देखिए पब्लिक और इंट इसका रिटर्न जो टाइप है, ठीक है, ये इंट है, मतलब ये कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा। पब्लिक इंट कंपेयर, ठीक है, पब्लिक इंट कंपेयर अगर मैं आपको दिखाऊं इसको बंद करके भी, ठीक है, कहाँ गया हमारा भाई कंपेरेटर 8 में वाला मैं खोलूँगा तो यहाँ पे इसके सबसे ऊपर पार्ट में होगा कंपेयर वाला मेथड ना, कंपेयर भाई आ जाओ, इंट कंपेयर। ठीक है, तो भैया जब इंट है तो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ इंटीजर ये रिटर्न करेगा, बिल्कुल रिटर्न करेगा, लेकिन हमको जो वैल्यू रिटर्न करेगा उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब उसके साइन से, मतलब ये इंटीजर वैल्यू, इंटीजर का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो कुछ भी का मतलब क्या भाई, कुछ भी का मतलब कि माइनस प्लस, इंटीजर का मतलब क्या कि माइनस प्लस जीरो, कुछ भी है ना इंटीजर। तो ये मेथड वैल्यू रिटर्न करता है, देखो -1 या -1000 या -1,00,000 या -5,00,000 या -10,00,000 ऐसे करके कुछ भी, और ये वैल्यू रिटर्न करता है प्लस में +1 या +5 या +10 या +1,000 या +1,00,000 या n कुछ भी, ये मेथड रिटर्न करता है 0। अब डिफरेंट है क्योंकि भाई केस अलग अलग है, कब ये माइनस रिटर्न करेगा, कब ये 0 रिटर्न करेगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमको इसके वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये कितना नंबर रिटर्न कर रहा है कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो, मरने दो, ठीक है, जो नंबर है हमको मतलब है इसके माइनस और प्लस और 0 सिंबल्स से। हमको ये चेक करना होगा क्या ये मेथड माइनस रिटर्न कर रहा है, हमको ये देखना है क्या ये मेथड पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, पॉजिटिव में है वो नंबर या नेगेटिव में है वो नंबर। तो हाँ आपको तो पता चलेगा ना वो वैल्यू आप देखोगे तो उस केस में आपको उस नंबर को नहीं, उस माइनस और प्लस सिंबल को कंसीडर करना होता है जब आप कंपेयर मेथड के साथ कुछ लॉजिक लिख रहे होते हैं। तो अब हम समझेंगे क्या, ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमको पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स नहीं देखने, सिर्फ और सिर्फ साइन देखना है कि क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है या 0 है। ठीक है, ये तीनों वैल्यू जो है इस तरीके से आपको देखना होता है। तो ये इसका रिटर्न टाइप है। ठीक है, देखिए कंपेयर जब भी होगा तो कलेक्शन हम कंपेयर कर रहे हैं ना, मतलब जो ऑब्जेक्ट हम डालेंगे उसको सॉर्ट कर रहे हैं। तो भैया ऑब्जेक्ट जब सॉर्ट हो रहा है, मतलब अरे यार क्या यार, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखो कभी कभी यार, ये देखिए मान लीजिए कलेक्शन है, इसमें आप डाल रहे हैं 20, 13, 14, 5, 0। अब मेरी बात ध्यान से समझिए कि आपने ये जो कलेक्शन में डाला ये क्या डाला है, ये इंटीजर डाला है मान लो, लेकिन ये इंटीजर का ऑब्जेक्ट है। दिस ईच वैल्यू हियर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटीजर। क्यों? क्योंकि कलेक्शन ऑब्जेक्ट लेता है, प्रिमिटिव वैल्यू नहीं लेता है मेरे दोस्त। आप जो यहां इंसर्ट कर रहे हो एक कलेक्शन में कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे हो, जो भी एलिमेंट्स हैं आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इंसर्ट कर रहे हो, ये ध्यान रखो। तो जब ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये कंपेयर मेथड 2 तरह का पैरामीटर लेता है, 2 पैरामीटर लेता है, एक ऑब्जेक्ट obj1, एक दूसरा ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब इंटीजर ये क्या है, इंटीजर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये इंटीजर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और इंटीजर ये क्या हो गया, क्लास भी है ना। इंटीजर नाम का एक जावा में क्लास है यार मेरे दोस्त, देखो यार मेरे दोस्त, इसी का ऑब्जेक्ट वो
एक्सेप्ट कर रहा है इंटीजर क्लास का, इंटीजर क्लास जावा 8, ठीक है। और ये कंपेरेबल को इनहेरिट कर रहा, इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, ये मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। देखिए कंपेरेबल, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया 1.0 से है इंटीजर। तो देखिए इंटीजर क्लास जो है, जब आप एक क्या करते हो यार, जब आप कोई वैल्यू इंसर्ट करते हो किसी कलेक्शन में तो इंटीजर का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब इस पर आप क्या है कि ये जो कंपेयर मेथड है वो चला सकते हो, है ना। तो देखिए समझिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि आपको ये नहीं पता है, मतलब इस जावा कोड को जिन्होंने जावा बनाया है उसको क्या मतलब यार कि तुम स्ट्रिंग कंपेयर करोगे कि तुम इंटीजर कंपेयर करोगे। उनको तो भैया इतना पता है कि जो भी ये लोग लिखेंगे वो किसी न किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। मतलब अगर आप फ्लोट लिख दोगे तो फ्लोट क्लास का, डबल वैल्यू डालोगे तो डबल क्लास का, इंटीजर डालोगे तो इंटीजर क्लास का। सिंपल सा उप्स वाला कॉन्सेप्ट यार, दिमाग में लगाओ कुछ, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब कुछ याद आ रही हैं चीज़ें, पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड जोड़ पा रहे हो तो बहुत अच्छा यार। अपने आप के लिए ताली बजा लो और कमेंट में हैशटैग एकदम क्या लिख दोगे, लिख दो कॉन्ग्रेट्स। चलिए देखिए, तो ऑब्जेक्ट मतलब कि इंटीजर किसको एक्सटेंड कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट क्लास को। अरे भाई तो ऑब्जेक्ट क्लास को जब एक्सटेंड कर रहा होगा तो ये क्या हम ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है उसको इंटीजर में टाइपकास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जिनको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो मैं बक रहा हूँ ऐसे, मतलब बोल रहा हूँ यार, बकता तो नहीं हूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ यार। चलो ठीक है, तो ये देखिए 2 पैरामीटर इसको चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट्स का पैरामीटर चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंपेयर करेगा और उनको देखेगा कि हमको आगे डालना है या तुमको। मतलब कि ये 2 क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए 20 और 13। तो 20 और 13 के बीच कंपैरिजन होगा कि भाई तुम 20, अरे 20 तुम आगे जाएगा कि 13 आगे जाएगा। तो ये कंपेयर होता है कैसे, कंपेयरेबल मेथड से। अभी कंपेयरेबल इंटरफेस के कंपेयर टू मेथड से, है ना, कंपेयर टू मेथड से, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ना, कंपेयर टू मेथड से। लेकिन अब हमारा गोल ये है कि हम कंपेयर करेंगे इसी कंपेयर मेथड से, ठीक है। तो उसके लिए हमको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर देना होगा। ये जो 20 है, ये 20 है, इसके पास कर देंगे ऑब्जेक्ट 1 में। अब ऑब्जेक्ट जब सेकेंड बार होगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट 2 में, मतलब इसको मैं बताऊंगा। और अभी हम यही समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ और एक ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे पास कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों के बीच ये कंपेयर मेथड कंपेयर कर लेगा माइनस वैल्यू या प्लस वैल्यू या 0 रिटर्न करके। यही तीनों वैल्यू पर कुछ ना कुछ ये रिटर्न करेगा, तीनों में से एक वैल्यू, और तीनों में से एक वैल्यू रिटर्न करने के बाद कंपेयर मेथड ये खुद से डिसाइड कर लेगा कि मुझे तुमको आगे रखना है या इसके किसी वैल्यू के पीछे रखना है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं प्रैक्टिकल और हम ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ और बताया है कि दिस मेथड रिटर्न्स, अच्छा मैंने आपको बताया 3 वैल्यू रिटर्न करता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, प्लस और 0। तो माइनस कब रिटर्न करता है, तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है 1, ऑब्जेक्ट 1, और एक ऑब्जेक्ट है 2, obj2, एक ऑब्जेक्ट है obj1। अब देखो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1 क्या है, जो इंसर्ट होने वाला है, ऑब्जेक्ट 2 पहले से इंसर्टेड है, ठीक है, पहले से इंसर्टेड है। मान लो कि ये 20 है, 20, ठीक है, 20, और ऑब्जेक्ट 1 जो है वो 13 है। मतलब कि ये पहले से हमने इंसर्ट कर दिया, हमने लिखा ट्री सेट में t.add 20, तो 20 जाके ऐड हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया। और ऑब्जेक्ट 1 को अब कंपेयर करना, अब ये जाने वाला है, ये कंपेयर होगा तब जाएगा। अब देखेगा कि अच्छा 20 को पहले रखें कि बाद में रखें, जरा कंपेयर करो तो क्या 13 जो है वो 20 से बड़ा है या छोटा है। तो 13 इज लेस देन 20, है ना, 13 इज लेस देन 20। तो देखो क्या है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो इंसर्ट होने वाला है, जो इंसर्ट होने वाला है वो ऑब्जेक्ट 1, जो इंसर्ट होने वाला है वो ऑब्जेक्ट 1, जो इंसर्ट होने वाला है वो ऑब्जेक्ट 1, और जो इंसर्ट हो गया है वो ऑब्जेक्ट 2, जो इंसर्ट हो गया है वो ऑब्जेक्ट 2, जो इंसर्ट हो गया है वो ऑब्जेक्ट 2। सिंपल, याद हो गया होगा अब तो, रट्टू तोता मैंने आपको बना ही दिया। चलो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 2 समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सब आसान है यार, आसान है। ओके, एक्साइटेड।
देखो मुझे क्लास लेने में बहुत मज़ा आता है, मेरे आपको पढ़ाने में ये सब चीज़ें, और जितना आसान तरीके से मैं सोचता हूँ पढ़ाऊँ, हंसी खेल में सब कुछ आपको सिखा दूँ तो अच्छा लगता है। देखिए तो ऑब्जेक्ट 1 क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट 2। तो देखो क्या है कि ये मेथड, कौन मेथड, कंपेयर मेथड, क्या रिटर्न करता है मेरे दोस्त, कंपेयर मेथड निगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ तब जब ऑब्जेक्ट 1 को पहले आना होगा ऑब्जेक्ट 2 से। मतलब ऐसे मान लो 20 इंसर्ट है तो 13 इंसर्ट होने वाला है, तो ऑब्जेक्ट 1 ये हो गया। तो अब ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, कंपेयर मेथड माइनस। क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि 13 छोटा है किससे, किससे, 20 से। बाय डिफ़ॉल्ट इसका ऐसा चलता है, ठीक है। तो ये 13 जो है यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, 13 यहाँ पे आके ऐसे इंसर्ट हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट 1 पहले इंसर्ट होना चाहेगा तो माइनस रिटर्न करेगा। अच्छा अब नेक्स्ट टाइम क्या है, नेक्स्ट टाइम है आपका यहाँ इंसर्ट जो हो गया 20, अब आपने डाल दिया 25, तो अब फिर से ऑब्जेक्ट 1 क्या हो गया 25, जो इंसर्ट होने वाला है ऑब्जेक्ट, जो इंसर्टेड है वो, जो इंसर्टेड है वो, जो इंसर्टेड है वो, ध्यान से समझिए, जो इंसर्टेड है वो क्या है, तो जो इंसर्टेड है वो है ऑब्जेक्ट 2। तो पहले से इंसर्टेड हमारा 2 रूट एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम इसी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो 25 और 20 में देखिए तो कौन बड़ा है, 25 बड़ा है, मतलब 25 इससे आगे जाएगा। तो जब आगे जाएगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव, इफ एंड ओनली इफ ऑब्जेक्ट 1 हैज़ टू कम आफ्टर ऑब्जेक्ट 2। तो देखो ये बिफोर है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई मेरे, ये बिफोर है, बिफोर मतलब पहले, और ये ऑब्जेक्ट 2 है तो ऑब्जेक्ट 2 के बिफोर और ऑब्जेक्ट 2 के आफ्टर इधर हुआ। तो आफ्टर बिफोर यार 3-2 क्लास में पढ़े होगे कि बिफोर आफ्टर कैसे आता है। तो 20 के बाद आएगा क्या 25 यहाँ पर, तो ये क्या मेथड रिटर्न किया, प्लस, ठीक है। और फिर से अगर आपने एक और ऐड करना चाहा, फिर से 25 ऐड करना चाहा तो ये कर देगा रिटर्न 0, और जब 0 रिटर्न हो जाएगा तो मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यू है। तो अगर कोई वैल्यू मैच करता है, इक्वल होता है कोई दो ऑब्जेक्ट, तो ये मेथड कंपेयर मेथड 0 रिटर्न कर देता है। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका पूरा स्केलेटन कैसे बनाए, कैसे ये क्या रिटर्न करता है, कब रिटर्न करता है, राइट। तो माइनस रिटर्न करेगा जब ऑब्जेक्ट 1 को पहले आना होगा ऑब्जेक्ट 2 से, प्लस रिटर्न करेगा जब ये, अब ये प्लस के साथ कुछ वैल्यू रिटर्न, रैंडम कुछ भी वैल्यू रिटर्न करता है, ऐसा नहीं है कुछ फिक्स है, ठीक है, कि 1 रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न, कुछ भी रिटर्न कर सकता है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू इंसर्ट इंटीजर्स ऑब्जेक्ट इनटू द ट्री सेट वेयर सॉर्टिंग ऑर्डर इज डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है, ऐसा इंसर्ट करो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो आपका इंसर्ट हो जाए, राइट। तो मैं यहाँ से इंटेलिज आइडिया खोलता हूँ और चलते हैं अपन कोड में। दोस्त ये लीजिए हम आ गए इंटेलिज आइडिया के पास, बोलेंगे चलो ये भाई इंटेलिज आइडिया अपना जादुई शक्ति दिखाइए हम लोग को अब। तो देखिए प्रैक्टिकल आपको कुछ इस तरीके से कोड लिख देना है, ट्री सेट बनाएंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर रहे होंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में अब आई एम नॉट सेटिस्फाइड, नहीं भैया हम सेटिस्फाइड तो नहीं हैं, हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं किससे, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर से। तो हम कहाँ जाएंगे, कंपेरेटर इंटरफेस के पास। अब ये एक इंटरफेस है तो इंटरफेस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता है, इसलिए हम एक क्लास बनाएंगे और कंपेरेटर टाइप में कंपेरेटर इंटरफेस के साथ इंप्लीमेंट करवा देंगे और अपना काम कर लेंगे, राइट। आई थिंक आपको अब ये समझ में आया होगा। तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ कि मैं क्या करूँ, एक मिनट मैं ये सब बंद करता हूँ सबसे पहले तो। और अपन के पास कंपैरेटर मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, कभी मैंने बनाया होगा, तो इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं और ट्री सेट डेमो 2 और कंपैरेटर माई कंपैरेटर और ट्री सेट डेमो 2 और माई कंपैरेटर, इसको डिलीट कर देते हैं पहले। चलिए तो हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम ट्री सेट रखेंगे और ट्री सेट डेमो रख देंगे, एक्चुअली ट्री सेट डेमो 2, ठीक है। अब देखिए यही मैं बता रहा था आपको कि डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। किस में, नंबर्स के केस में। लीजिए मेन, और मेन मेथड में हम बनाते हैं ट्री सेट, इसको इंपोर्ट करते हैं। लीजिए ट्री सेट टी इक्वल टू न्यू ट्री सेट, ठीक है। लीजिए टी डॉट ऐड, और क्या ऐड हो जाएगा, टी डॉट ऐड, इसमें हम ऐड करना चाहते हैं 78, टी डॉट ऐड, और इसमें क्या ऐड हो जाएगा 65, टी डॉट ऐड
100 t डॉट ऐड 29 t डॉट ऐड 100। ग्रेट। चलिए, क्या आप इसका आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? साउट क्या आएगा इसका आउटपुट अगर टी को मैं लिखूं तो? यार आउटपुट काफ़ी आसान आने वाला है। देखिए आउटपुट आएगा कैसे, ये 29 सबसे पहले, कॉमा 65, कॉमा 78, कॉमा 100। बस एक 100 एक ही बार आएगा, क्योंकि भैया डुप्लीकेट्स तो अलाउड है नहीं, तो दिक्कत वाली बात हो गई। चलिए, इसका ये आउटपुट आएगा, इसको रन करके देखते हैं। बट आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड विद दिस आउटपुट। मुझे लगता है कि नहीं, मैं जो कोड कर रहा हूँ, मेरा जो ऐप है उसमें इस तरीके से डेटा जो है इंसर्ट नहीं होना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। वो किस तरीके से रखना चाहिए संभाल के, डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए 29, 65, 100 डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कंपेरेटर इंटरफेस का सॉरी गाइज, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कंपेरेटर इंटरफेस का एक जो हेल्प लेंगे, तो हम लिखते हैं एक क्लास, न्यू क्लास, यहाँ लिख देते हैं माई कंपेरेटर। कहेंगे मेरा कंपेरेटर है ये, मेरा वाला है ये कंपेरेटर। और हम लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाएंगे कंपेरेटर इंटरफेस से। अब कंपेरेटर इंटरफेस से हमने करवा दिया इम्प्लीमेंट। चुपचाप आगे बढ़िए और काम कीजिए। सबसे पहले देखिए एरर दिखा रहा है यहाँ पे रेड, क्योंकि इसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा मेथड जिसका नाम है कंपेयर। लीजिए कंपेयर मेथड हमने ओवरराइड कर दिया, ये सब मिटा देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे क्या, देखिए अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लिखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज रिटर्निंग, क्या रिटर्न कर रहा है, निगेटिव when object 1 has to come before object 2। और क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, है ना, हम इसको उल्टा कर देंगे कि भाई एक काम करो यार, एक काम करो कि इफ़, क्या काम करो तुम, ऐसे लिखो इफ़, कंडीशन लिखते हैं। सबसे पहले तो ये सब हटाओ, जो भी है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से टाइप का है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन से टाइप का है उसको हमको लेना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, हम यहाँ से इंट पास कर रहे हैं, है ना, इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं इंटीजर i1 इक्वल टू o1, ठीक है। और इस o1 को टाइप कास्ट कर देते हैं इंटीजर में। लीजिए इंटीजर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ला रहे हैं यार, बदल रहे हैं जो वैल्यू ऑब्जेक्ट 1 के पास है, ठीक है। इंटीजर o2 लीजिए। अब आइए चुपचाप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक इंटीजर आ गया, जो यहाँ पर पास होगा वो इंटीजर पास हो जाएगा, राइट। तो यहाँ क्या पास होना चाहिए कि इफ़, अच्छा क्या है कि अगर 10 बड़ा था, यहाँ मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे ऊपर में कि अगर यहाँ से देखिए क्या है कि मान लीजिए 20 इंसर्टेड है पहले से, और अब बारी है टी डॉट ऐड 10 की। तो 10 और 10 में 20 में कंपेयर होगा, तो 10 ऑब्जेक्ट 1 है, और ऑब्जेक्ट 1 अगर बाद में आना चाहता है तो पॉजिटिव रिटर्न होगा, 20 के बाद इधर मतलब पॉजिटिव, इधर मतलब निगेटिव रिटर्न होगा वैल्यू, लेफ्ट साइड 0, इधर पॉजिटिव साइड है। तो अगर देखिए तो 20 कब आएगा, माइनस वाले साइड आएगा ना 20। अगर ये 20 यहाँ पे है बीच में, ये 0 है, वो तो समझ रहे हैं ना। तो अगर 10 ऐड होना चाहता है तो 10 कहाँ आएगा, पहले आएगा माइनस वाले साइड में। अगर 30 ऐड होना चाहता है तो कहाँ आएगा, प्लस वाले साइड में। इतना तो कन्फर्म है आप, राइट। तो माइनस रिटर्न कर रहा था, तो हम पलट देते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर i1 क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो i1 अगर क्या है, ये छोटा है किससे, i2 से। अच्छा ये है, मतलब क्या, i1 i2 से छोटा है, o2 से, मतलब ये है ऑब्जेक्ट 2 और ये है ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। 10 आपका है ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। सॉरी यार, बैड हैंड राइटिंग, क्योंकि मेरे पास ग्राफिक्स
पेन टैबलेट नहीं है, और पेन टैबलेट होने के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए सब्सक्राइबर, व्यूज, शेयर, कमेंट सब कुछ चाहिए, जो तुम करते नहीं हो। और अगर तुम करोगे तो मैं अच्छे से लिख पाऊँगा, बट ठीक है, यही इन्जॉय करो। तो ये देखो, तो 10 छोटा है तो छोटा है, तो इसका मतलब ये रिटर्न कर रहा है नेगेटिव। लेकिन हम इसको कर देंगे कि छोटा है तो रिटर्न करो तुम पॉजिटिव, तो ये ऑलरेडी मतलब अब ये 20 के बाद आएगा। ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे रिटर्न कर दूं, रिटर्न क्या लिखूं, प्लस करना है ना हमको, क्योंकि प्लस रिटर्न कर रहा है, +1, ठीक है। एल्स इफ, नहीं तो अगर I1 बड़ा है I2 से, I2 से अगर बड़ा है तो क्या रिटर्न करना था हमको तो रिटर्न करना था इसमें रिटर्न हम कर देंगे -1 लाख या 100, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस कीवर्ड खाली साइन लगा देना। इल्स, इसका मतलब दोनों 0 हो जाएगा, तो रिटर्न 0 मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट है, राइट। बस इतना कोड लिख देना है। अब देखिए, ये क्लास है माई कंपैरेटर, हमने ये कहा कि ये ऑब्जेक्ट 1 अगर ऑब्जेक्ट 2 का वैल्यू पहले तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम आसानी से इसमें कंपेयर कर सकेंगे। तो अगर I1 की वैल्यू छोटी है I2 से, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तो असेंडिंग ऑर्डर होने के लिए पहले होना चाहिए अगर कोई छोटा है तो। यार मैं फिर से समझाता हूँ यार, एक बार और समझाता हूँ आपको, इसके बाद नहीं समझाऊंगा कंपेयर वाला, ठीक है, फिर आप समझ जाओगे खुद से। देखिए, मान लीजिए कि ये माइनस साइड है, ये प्लस साइड है, और ये 0 है, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई आपने इंसर्ट किया t.add20, है ना, आपने इंसर्ट किया t.add20, आराम से जाके इंसर्ट हो गया यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बारी है t.add10 की। मुझे बताइए 10 कहाँ इंसर्ट होगा, 10 कहाँ इंसर्ट होगा, माइनस तरफ या प्लस तरफ। 10 छोटा है कि बड़ा है 20 से, तो 20 से 10 छोटा है तो पहले आएगा माइनस तरफ। तो कंपेयर मेथड यही ना कर रहा था, कंपेयर मेथड यही तो रिटर्न कर रहा था, कंपेयर मेथड कि अगर कंपेयर मेथड क्या रिटर्न कर रहा था कि अगर छोटा वैल्यू है, ठीक है, जो इंसर्ट होने वाला है तो माइनस रिटर्न करो, और अगर वैल्यू बड़ा है तो प्लस रिटर्न करो, और अगर वैल्यू बराबर है तो ये रिटर्न करो। तो हम क्या कर दिए, ये माइनस प्लस जो साइनवा था ना, यही साइनवे साला चेंज कर दिए। तो साइन अब चेंज कर दोगे तो क्या हुआ, हमने कहा कंपेयर को कि अरे कंपेयर में ठड़वा सुन रहे ने, तुम का कर, एगो बात मान हमर कि ये जो तुम माइनस रिटर्न कर रहा है ना, कब रिटर्न कर रहा है, जब 10 छोटा है तब, है ना। तो तू क्या करना यार कि तुम माइनस रिटर्न तब कर जब ये क्या बोलते हैं, जब माइनस तू तब रिटर्न कर जब ई बड़ा रहेगा तब, ठीक है। तो इसको पलट दिया गया, समझ गया। मतलब इस बार कंपेयर मेथड से आपने कहा कि अरे कंपेयर मेथड एक काम कर, मान ले कि 20 है ना, यहाँ पे इसे 20 है, ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, ठीक है। तो तुम साइन में चेंज करवा दिए, इस बार तुम बोले कि भाई यहाँ प्लस कर दो, ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन कर दो, यहाँ माइनस करो ऐसे। और अब जब t.add10 आएगा, t.add10 आएगा तो हम कह रहे हैं कंपेयर को कि अब तुम ये रिटर्न करो, ये नहीं रिटर्न करो, ठीक है। तो जब पॉजिटिव रिटर्न होगा तो इसके साइड में, इसके साइड में वैल्यू जाएगी, है ना, इसके साइड में वैल्यू जाएगी। तो साइड में मतलब इस साइड में, राइट हैंड साइड में 20 के, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू 10 यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर 5 ऐड करोगे तो उसी तरीके से जब 0 ऐड करोगे तो कहाँ आएगा, इस 20 के इस साइड, ठीक है। हमने पलट दिया साइन, राइट, उल्टा बोल दिए कि अच्छा उल्टा रिटर्न करो, तो ये हो गया। अब देखो भैया, क्या अभी काम चल जाएगा? जी नहीं, अभी आप रन कीजिए तो आपका काम बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपने इस कंपेरेटर को कहीं पास ही नहीं किया ऑब्जेक्ट को। तो वो कैसे पास करेंगे? तो देखिए मेरा बात ध्यान से समझिए, मैंने आपको ट्री सेट देखिए तो अभी भी सेम वैल्यू है, कोई काम नहीं कर रहा हमारा लिखा हुआ लॉजिक। हमने आपको बताया है ट्री सेट जावा 8 में आइए और जावा 8 खोलते हैं। ट्री सेट देखिए, मैंने आपको एक चीज़, इसमें कंस्ट्रक्टर है इसका, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर देखिए, सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मैंने बोला था कि ये कंपेरेटर वाला बताऊंगा आगे, तो अभी उसी की बारी है। देखिए ये क्या ले रहा है, कंपेरेटर टाइप का एक पैरामीटर। तो कंपेरेटर टाइप का पैरामीटर क्या है, मतलब कि वो तो एक इंटरफेस है, तो हम वहाँ लिख नहीं सकते हैं, मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो हम
एक क्लास बना लिए कंपेरेटर, माई कंपेरेटर नाम का, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है कंपेरेटर इंटरफेस को, माई कंपेरेटर। इसका ऑब्जेक्ट तो पास कर सकते हैं यहाँ पर, इस पैरामीटर में पास कर सकते हैं ना, बिल्कुल पास कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे न्यू माई, ऐसे ऑब्जेक्ट बना दीजिए कंपेरेटर का। लीजिए, जब हो गया सब कुछ सही, राइट क्लिक कीजिए। अब देखिए यही चीज़ 100, 78, 65, 29 वैल्यू आएगा गारंटीड। राइट क्लिक करके थोड़ा रन होने देते हैं। लीजिए 100, 78, 65, 29। मैं तो थक गया यार आप लोग को ये इंटीजर वाला समझा के, कंपेयर मेथड समझा के। तो हो गया सक्सेसफुल। राइट ए प्रोग्राम टू इंसर्ट इंटीजर्स वैल्यू इनटू द ट्रीसेट कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चली गई वैल्यू डिसेंडिंग में, समझ गए यार? थका दिया यार आप लोगों ने यार। कोई बात नहीं दोस्तों, होता है। तो ये कंपैरिजन इस तरीके से हो गई। गॉट इट? अब इसका बैलेंस ट्री जो है वो डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप बात करोगे कि ये कैसे इंसर्ट हुआ, तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लोगों को इंसर्ट मतलब इंटरनल थोड़ा सा बताता हूँ कैसे ये जो है वो इंसर्ट हुआ होगा। देखिए सबसे पहला हमारा एलिमेंट था, सबसे पहला एलिमेंट हमारा क्या था? 78। ठीक है, तो 78 यहाँ ऐसे इंसर्ट हो गया होगा। देखो यहाँ पर 78 ऐसे इंसर्ट हो गया होगा। ठीक है, अब बैलेंस्ड ट्री होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे होता है वो। अब 65 की बारी है, तो 65 और 78 के बीच कंपैरिजन होगा। समझ गए? 65 के बीच और 78 के बीच कंपैरिजन हुआ, तो क्या आया कि 65 जो है वो 78 से छोटा है। तो भाई जब छोटा है तो वैल्यू कंपेयर मेथड निगेटिव रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमने लिख दिया कि निगेटिव नहीं, तुम पॉजिटिव रिटर्न करो, ज़बरदस्ती उसको लिखवा दिया, तो उल्टा वैल्यू जाके स्टोर हो गया। तो ऐसा करने पर क्या होता है, यहाँ इसके मान लीजिए ये रूट है, 78 अभी रूट एलिमेंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब कि इसके राइट साइड में। ठीक है, तो इसके राइट साइड में जाके ऐसे वैल्यू जो है वो स्टोर हो गया। क्या स्टोर करवा रहे थे हम? 65। तो ऐसे करके 65 जो है यहाँ स्टोर हो गया। नेक्स्ट अब बात है 100 की। तो 100, अच्छा 100 देखा गया कि कंपेयर करो भाई 100 और 78 में, तो 100 बड़ा है। तो जब 78 और 100 में 100 बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा था? ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा था? कंपेयर मेथड ये वैल्यू रिटर्न कर रहा था पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब कि राइट साइड। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन हमने क्या कहा कि तुम ऐसा ना करके पॉजिटिव ना रिटर्न करके निगेटिव रिटर्न कर दो, वही तो हमने चेंज कर दिया वैल्यू का साइन। तो जब तुम निगेटिव रिटर्न करेगा तो लेफ्ट साइड में जाएगा वैल्यू, तो लेफ्ट साइड में वैल्यू जाएगा। तो इसका एक और नोड बनाइए जिसके रूट नोड से इस तरीके से जुड़ा होगा, है ना। और ये लीजिए, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। समझ गए? ऐसे करके वैल्यू जो है वो स्टोर हो गया। अच्छा, अब जब बात आई 29 की, तो 29 और 78, देखिए 29 और 78 में कौन बड़ा है? 78 बड़ा है। तो जब 78 बड़ा है और 29 छोटा है, तो कायदे से कंपेयर मेथड क्या रिटर्न कर रहा होता है? माइनस सिंबल, क्योंकि 29 पहले आएगा तो इधर आएगा तो माइनस रिटर्न कर रहा था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने बोला उससे कि भाई प्लीज़ यार तुम ऐसा ना करो यार, तुम पॉजिटिव रिटर्न कर दो। हमने यही तो लिखवाया है कि ये I1 है हमारा, है ना। I1 छोटा है किससे? 78 से, मतलब I2 से। तो क्या रिटर्न करो तुम? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा मतलब क्या कि राइट साइड में। तो राइट साइड में जब इंसर्ट होने जाएगा डेटा, तो देखेगा कि अरे 65 भी है। अच्छा यार, तो जब 65 है तो अब 29 को 65 से कंपेयर करो। तो 29 को आप 65 से कंपेयर कीजिए, तो ये देखिए 29 इज अगेन स्मॉलर देन 65। ठीक है, तो ये कायदे से माइनस रिटर्न करता, लेकिन अगेन हमने इसको कह दिया कि पॉजिटिव रिटर्न करो, मतलब इसके राइट साइड में। तो इस 65 के राइट साइड में एक और नोड लगाइए, है ना। इसके साइड में एक और नोड लगाइए ऐसे, और यहाँ बना दीजिए क्या? 29।
समझ गए? अच्छा, अब जब हमने ये बना दिया तो फिर हमको क्या लिखना है, अब ये देखिए जब दोबारा गया 100 करने तो 100 इज 100 बराबर है, तो 0 रिटर्न कर दिया। तो जब 0 रिटर्न कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू उसमें जाएगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से बस इतना ही हमारा बना। तो अब बात आती है इसमें कि राइट सबसे पहले होता है लेफ्ट रूट और राइट, लेफ्ट रूट राइट ऑर्डर में। ठीक है, लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट में देखिए सबसे पहले देखिए ये हमारा रूट है, जो मैं रेड कलर से अंडरलाइन ये गोल कर रहा हूँ, ये रूट एलिमेंट है। तो ये है रूट एलिमेंट, ROOT रूट। और ये इसका लेफ्ट साइड हो गया, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया, और ये इतना दूर राइट पोर्शन हो गया, है ना। तो लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट में देखिए तो क्या है 100, है ना, 100 कॉमा रूट में जाइए, इसका रूट एलिमेंट कौन है 78। अब जरा 78 के बाद देखिए आपका क्या है कि लेफ्ट रूट राइट, है ना, लेफ्ट रूट राइट। अच्छा, राइट का देखिए तो क्या है, लेफ्ट रूट राइट क्या है, हमको ये बताइए कि लेफ्ट रूट राइट क्या है, यहाँ है। लेकिन जरा इसका राइट में देखिए, इसके पास एक और ब्रांच है, इस तरीके से नोड है ना। तो इसके नोड में भी ये अगर आप इसको इस तरीके से कंसीडर करते हैं, बैलेंस ट्री में ऐसे कंसीडर करते हैं, तो ये खाली है, तो लेफ्ट तो चलेगा नहीं हमारा, लेफ्ट तो कुछ है नहीं, तो कॉमा कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए। हमेशा लेफ्ट टू लेफ्ट, फिर रूट एलिमेंट, फिर राइट एलिमेंट। तो हर एक ब्रांच का यही है, ठीक है, हर एक नोड का ऐसा ही जो है स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ठीक है, तो 100 लेफ्ट हो गया, रूट एलिमेंट हो गया। राइट एलिमेंट के लिए देखिए तो 65 है और 29 है, इसका एक और छोटा वाला है। तो पहले हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, तो इधर से शुरू करेंगे, फिर से लेफ्ट से, तो देखेंगे कि लेफ्ट में कुछ नहीं है। अच्छा, रूट एलिमेंट है, तो रूट एलिमेंट क्या लिख देंगे 65 कॉमा, अब जाएंगे राइट में, तो राइट में क्या है 29। तो ऐसे करके आपको आउटपुट जो है वो मिल जाता है 100, 78, 65, 29। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। देखिए 100, 78, 65, 29। मज़ा आया समझने में चीज़ें? ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ये सब बता दिया। तो इस तरीके से आप जो है, अच्छा ये माई कंपैरेटर जो हम यहाँ पास कर रहे हैं, इसको पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पास करेंगे तो डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो हो जाएगा। ये ट्री सेट माई कंपैरेटर टाइप का होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जो कंपैरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। समझ गए? आई होप आप इतना समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ नीचे कहाँ चला गया हमारा नोट्स, तो ये हो गया। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, कंपेयर कैसे करेगा सारा कुछ बता दिया। अब ये थोड़ा सा वेरियस अल्टरनेट मेथड्स भी हम लोग देख लेंगे किस तरीके से जो है वो काम करेगा, है ना। तो देखिए वेरियस अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपेयर मेथड। अब ये कंपेयर मेथड है, ये सब ऑब्जेक्ट हैं, तो ये इंटीजर पर आप कुछ कंपेयर टू नाम का भी फंक्शन चला सकते हैं। इसको सॉर्ट करके देखते हैं, मतलब कि कंपेयर टू, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारा यहाँ लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, हमने ये कोड लिखा, इसको अभी हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं। लीजिए, और क्या हो गया मेरे भाई, इसको क्या हो गया, अच्छा इसमें कुछ रिटर्न करना है ना। आइए यहाँ पे ये I1 है, हमने क्या किया, अच्छा ये इस पर कंपेरेबल मेथड को ऑलरेडी इंप्लीमेंट करता है इंटीजर, ये इंटीजर है, इंटीजर ऑलरेडी कंपेरेबल इंटरफेस को, देखिए कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल। अब इस कंपेरेबल के पास मेथड है कंपेयर टू नाम का, तो क्या हम इस पर कंपेयर टू चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। उप्स का कॉन्सेप्ट में आप ये याद कीजिए कि हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपेयर टू मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर टू मेथड को कॉल करना चाहें, रिटर्न I1 डॉट कंपेयर टू I2, तो कैसे रिटर्न करेगा? बस सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, सेव कर दीजिए, देखिए क्या रिटर्न करता है। आराम से एकदम बैठ जाइए और रिटर्न करवाते हैं I1 डॉट कंपेयर टू। देखिए लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो I1 डॉट कंपेयर टू आप करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जा रहा है, इतना छोटा कोड हो गया। ठीक है, वैसे तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको ये भी लिखने का ज़रूरत नहीं था, इतना नहीं भी करते तो कंपेयर टू इट बाय डिफ़ॉल्ट कंपेयर टू ऐसे ही चल रहा होता है, राइट। ओके, एक बार और लिखते हैं, रिटर्न I1 डॉट कंपेयर टू I2।
अब की बार क्या करते हैं, जो भी वैल्यू कंपेयर टू रिटर्न कर रहा होगा उसको रिवर्स कर देते हैं माइनस लगा के, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ज़रा देखते हैं, ज़रा एक बार फिर देखते हैं कि I1 डॉट कंपेयर टू, ठीक है, I2 लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, तो आप इसको और छोटा बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, कंपेयर टू मेथड समझ रहे होंगे तो राइट। फिर हम लिखते हैं एक और बार, रिटर्न I2 डॉट कंपेयर टू I1। इस बार हम I2 को I1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो पहला होगा वो I2 डॉट, मतलब जो इंसर्ट होने वाला ऑब्जेक्ट होगा वो I2 होगा, जो इंसर्ट हो गया होगा वो I1 होगा। तो जब आप इसको रन करेंगे फिर से आपको क्या मिलेगा, रिवर्स ऑर्डर में ही, मतलब कि उल्टा में ही मिलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही मिलेगा, क्योंकि I2 के साथ कंपेयर हो रहा है। ठीक है, लीजिए, ठीक है, अगर आप इसको रिवर्स करते हैं, जो वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, तो ये रिटर्न कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर, इसका उल्टा कर देते हैं, I2 डॉट कंपेयर टू I1। ठीक है, लीजिए, इसकी वैल्यू हम कर देते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो सॉरी नॉट पॉजिटिव, तो पहले से है निगेटिव, इसको रिवर्स करते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न हो जाएगा। प्ले करके देखिए, रन करके देखिए कोड को। आई होप आप इनको समझ पा रहे होंगे, कंपेयर टू मेथड को, कंपेयर टू रिटर्न करता है ना। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो हमने 4 चीज़ें देखी इसमें। अच्छा, अगर हम और क्या क्या इंसर्ट इसमें और क्या कर सकते हैं, हम जब वैल्यू है इंटीजर है तो हम वैल्यू कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो हम रिटर्न करवाते हैं रिटर्न 1 इतना। ठीक है, तो ये जब रिटर्न होगा तो क्या रिटर्न होगा, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो जब पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होता है तो क्या राइट साइड में सारा ऑब्जेक्ट है ना, तो देखिए क्या रिटर्न होगा, 78, 65, 100, 29, 100 इंसर्शन ऑर्डर, सब राइट साइड में चला गया। 75, 65, 78, 65, 100, 29, 100 इंसर्शन ऑर्डर। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि इंटीजर है, इंट है, ये इसका रिटर्न टाइप इंट है, इंट टाइप का रिटर्न टाइप है, तो हम कुछ भी ये कर सकते हैं। अच्छा, हम इसमें माइनस लगा देते हैं अब की बार, तो अब की बार ये क्या आ जाएगा, रिवर्स ऑफ इंसर्शन ऑर्डर। इंसर्शन ऑर्डर मतलब 100 से शुरू हो जाएगा। लीजिए 100, 29, 100, 65, 78। ठीक है, अगर 0 कर देंगे तो खाली एक ऑब्जेक्ट जो सबसे पहली बार इंसर्ट होगा 78, ये इंसर्ट हो जाएगा, बाकी सब डुप्लीकेट्स जैसा बिहेव करेंगे। सबको लगेगा कि यार सब तो रिटर्न 0 कर रहा है, कंपेयर जो मेथड है वो 0 रिटर्न कर रहा है यार, 0। तो 0 का मतलब क्या है कि सब तो यार इक्वल है, तो उसको ऐसा लगेगा कि सब इक्वल है। और इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं चीज़ों को, और कंपेयर मेथड के साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया तो आप हैशटैग समझदार लिख दीजिए, हैशटैग इंटेलिजेंट लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, अपना तारीफ़ लिखिए। अपना तारीफ़ करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत ही तेज़ दिमाग वाले हो, अगर आपको इतना कुछ समझ में आ गया तो। ठीक है, जिनको नहीं आया आप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो यार, आप एक बार और वीडियो देख लो, फिर से समझ में आ जाएगा। 78, ठीक है, आउटपुट आपको मिल गया इस तरीके से। तो 0 आप लिखोगे तो सबको डुप्लीकेट जैसा रिमेनिंग जो भी बच गया होगा उसको वो ट्रीट कर लेगा। गॉट इट? आई थिंक यू विल गॉट इट दिस थिंग्स, राइट। यहाँ पर नोट्स में भी वैसा लिखा हुआ है। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप चीज़ों को कर सकते हो, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। और देखो फिर आप स्ट्रिंग बफर के साथ कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो यार, है ना। तो आई थिंक आपको ये इंटीजर वाला चीज़ तो पहले समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए एक चीज़ और देखिए कि राइट ए प्रोग्राम टू इंसर्ट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ट्री सेट वेयर सॉर्टिंग ऑर्डर इज रिवर्स ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं राइट क्लिक करके एक और जावा क्लास अगर मैं लिखता हूं ट्री सेट डेमो 3, तो अगर आप इसमें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स अगर पुट करेंगे तो ABCDEFG ऐसे करके आएगा, A से लेके Z तक, मतलब A से Z टाइप में, है ना। अगर हम बनाएंगे ट्री सेट T = न्यू ट्री सेट, और इसमें अगर ऐड करते हैं T.add लेट्स से X, T.add लेट्स से नॉट X, एक्चुअली नाम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ज़ेब्रा,
T dot add, let's say umbrella. T dot add, let's say toffee. T dot add, let's say Ankit. T dot add, let's say chat. T dot add, let's say ball. T dot add, let's say umbrella again. अब ये कैसे इंसर्ट होगा? पहले A फिर B फिर C, Z वाला इस तरीके से साउट T, राइट. बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स. ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, रिवर्स वाला चाहिए. मतलब मैं चाहता हूँ कि जो Z से एलिमेंट है वो पहले स्टोर हो ऑब्जेक्ट. तो क्या करूँ? कंपेयर मेथड का यूज कर लीजिए और रिवर्स में बदल दीजिए. तो बदलते हैं रिवर्स में सबको. एक क्लास बनाते हैं अलग से, राइट क्लिक, जावा क्लास, माई कंपेरेटर 2 इम्प्लीमेंट्स क्या? कंपेरेटर. अरे कंकरेंट मैप नहीं, कंपेरेटर. इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाएंगे. ठीक है. अच्छा, अभी ये क्यों दे रहा है डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर इज द डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स इज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. इतना तो पता है, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस. सो आई वॉन्ट दैट वी नीड टू सॉर्ट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स ऑफ क्या? डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर ऑफ दिस स्ट्रिंग. मतलब कि रिवर्स ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जेड एक्स वाई ऐसे करके जो भी आएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, मतलब उल्टा डायरेक्शन में. ठीक है, जेड के अपोजिट मतलब उल्टा चलेगा. तो माई कंपेरेटर इम्प्लीमेंट्स कंपेरेटर, हम जाएंगे कंपेरेटर, इस कंपेयर मेथड के पास. देखिए ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे s1 नाम का, जिसमें o1.to स्ट्रिंग मेथड हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा, है ना. अरे टू स्ट्रिंग मेथड यार, कितना कुछ सिखाना पड़ता है यार आप लोग को. कोई बात नहीं, सिखाऊंगा. देखो टू स्ट्रिंग जावाइट. ठीक है, लिखिए टू स्ट्रिंग. देखिए मेथड होता है स्ट्रिंग क्लास में, और स्ट्रिंग क्लास में जो टू स्ट्रिंग नाम का मेथड है वो इम्पॉर्टेंट है. टू स्ट्रिंग फॉर्मेट गेट टू स्ट्रिंग. देखिए कहाँ चला गया भाई, RST टू स्ट्रिंग. दिस ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी अ स्ट्रिंग इज इटसेल्फ रिटर्न्ड. तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को रिटर्न कर देता है. कौन? टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास का. तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, S1 हमने चला दिया. उसी तरीके से स्ट्रिंग S2 इक्वल टू O1.to स्ट्रिंग लिख लेंगे, रिटर्न कर देते हैं. अभी फ़िलहाल S1 डॉट कंपेयर टू S2 ऐसे रिटर्न हो रहा है. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जा रहा है. इसका रिवर्स चाहिए तो हम माइनस लगा देंगे तो रिवर्स हो जाएगा. और जब रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने तो ऑलरेडी चला लिया था एक बार, रिकॉर्डिंग रुक गई थी थोड़ी तो दिक्कत आ गई, इसलिए फिर से बताना पड़ा. अरे यार फिर से दिक्कत हो गई इसको. उप्स यार उप्स, दिक्कत ही दिक्कत है मेरे दोस्त. अभी तो सही चला था ये. ओह, ऑब्जेक्ट 2.to स्ट्रिंग करना पड़ेगा ना, हमने ऑब्जेक्ट 1 पर ही चला दिया. तो ऑब्जेक्ट 2 कीजिए और इसको रन कीजिए. तो देखिए रन करने पर ज़ेब्रा, अम्ब्रेला, टॉफ़ी, चैट, बॉल, अंकित ऐसे करके आ जाएगा. राइट, समझ गए? तो आई थिंक आप ये समझ पा रहे होंगे. और अगर आप इसको रिवर्स ना करना चाहें तो आप S2 से कंपेयर कर दीजिए S1 को, तब भी जो है आपका
इसी मैनर में, इसी ऑर्डर में स्ट्रिंग जो है मिल जाएगा, राइट। तो ये रहा टू स्ट्रिंग मेथड से। देखिए जेब्रा, अम्ब्रेला, टॉफी, चैट बॉल, अंकित, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखें कि स्ट्रिंग और इसको आप ब्रैकेट में कर दें, मतलब लीजिए इसको हमने लिख दिया O1 और यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग, इसको मिटा देते हैं, और O2 क्या फिर भी चलेगा, नॉट 0 to O2 टाइप कास्ट कर दे रहे हैं, रन करते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से चलना चाहिए, थिंक क्या यार, चलेगा ही, है ना। लीजिए जेब्रा, अम्ब्रेला, कॉफ़ी, चैट बॉल, अंकित, सारा आ गया। तो रिवर्स ऑर्डर में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ, राइट। अच्छा, अब स्ट्रिंग बफर, अब जिनको पता है कि स्ट्रिंग बफर क्या होता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो आप इस क्लास के बाद ज़रूर देखिएगा कि स्ट्रिंग बफर क्या होता है, ठीक है। स्ट्रिंग बफर एक अलग से क्लास है, यहाँ पर भी आप स्ट्रिंग जो है इंसर्ट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब तो ये स्ट्रिंग बफर हो जाएगा वैसे, ठीक है। जो भी आप डालेंगे स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप डिफरेंस देख लीजिएगा स्ट्रिंग या स्ट्रिंग बफर में, ठीक है। मैं ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर का क्लास नहीं है कि मैं आपको बताऊँ, वरना टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। तो राइट ए प्रोग्राम टू इंसर्ट स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट्स इनटू द ट्री सेट वेयर सॉर्टिंग ऑर्डर इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए स्ट्रिंग क्या है, कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करता है, इसलिए स्ट्रिंग अगर कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करता है तो उसके पास डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग ऑर्डर है। और स्ट्रिंग बफर समझिए ध्यान से, स्ट्रिंग बफर जावा 7, देखिए जावा 7 अगर मैं खोलूँ तो ऐसी स्ट्रिंग बफर खोल रहा हूँ, स्ट्रिंग बफर जावा 8, ठीक है। और जावा 8 अगर मैं स्ट्रिंग बफर खोल के दिखाऊं और इसमें दिखाऊं तो देखिए ये भी जो है कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट। तो स्ट्रिंग बफर अगर आप देखें तो स्ट्रिंग बफर का देखें तो देखिए ये कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो जब स्ट्रिंग बफर यहाँ भी देखिए ना 7 वर्जन में ना 8 वर्जन में, तो जब स्ट्रिंग वर्जन, तो जब स्ट्रिंग बफर, तो जब स्ट्रिंग बफर को कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसके पास वो फीचर नहीं है कि ये खुद से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब नहीं सॉर्ट करेगा तो आपको खुद से करवाना पड़ेगा, राइट। किसको, स्ट्रिंग बफर को। तो राइट क्लिक करते हैं और एक बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं ट्री सेट डेमो 4, ठीक है। और इस ट्री सेट डेमो में हम स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट डालेंगे, है ना। मेन ट्री सेट t इक्वल टू न्यू ट्री सेट, और यहाँ पर हम क्या डालेंगे, t डॉट ऐड एक न्यू स्ट्रिंग बफर जिसमें डालते हैं लेट्स से z, ठीक है। एक स्ट्रिंग हमने डाला, t डॉट ऐड न्यू स्ट्रिंग बफर जिसमें हम डालेंगे लेट्स से b, t डॉट ऐड न्यू स्ट्रिंग बफर जिसमें डालेंगे d, t डॉट ऐड न्यू स्ट्रिंग बफर जिसमें हम ऐड करना चाहेंगे a, t डॉट ऐड न्यू स्ट्रिंग बफर जिसमें हम ऐड करना चाहेंगे c, ठीक है। लीजिए, और t डॉट ऐड न्यू स्ट्रिंग बफर जिसमें हम ऐड करना चाहेंगे अगेन z, ठीक है। ये ट्री सेट हो गया। अभी अगर आप राइट क्लिक करके इसको रन करके देखें, साउट कर देते हैं इस टी में क्या क्या है, रन कीजिए तो देखिए तो इस टी में क्या क्या है, कैसे स्टोर हुआ है, क्या इसके पास डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर है अल्फ़ाबेटिकल। तो अगर आप देखेंगे तो स्ट्रिंग में ABCD Z तक ये स्टोर हो गया स्ट्रिंग बफर, देखिए ये स्टोर हो गया। अभी ये मैंने आपको यहाँ पढ़ाया डॉक्यूमेंटेशन कि यहाँ पे कंपेरेबल को नहीं करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए कि ये स्टोर जो कंपेरेबल इंटरफेस है
उसका प्रॉपर्टी वैलिड हो रहा है। मतलब स्ट्रिंग बफर भी ये प्रोवाइड कर दे रहा है कि ABCD Z तक आपका जो क्या है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो सॉर्ट हो जा रहा है। तो मेरे सिस्टम में जावा का वर्जन 11 है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जावा वर्जन 11, तो इस जावा वर्जन 11 का अगर मैं स्ट्रिंग बफर जावा 11 सर्च करूँ तो देखिए क्या आता है। स्ट्रिंग बफर जावा 11 में कंपेरेबल इंटरफेस को ये इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। देखिए सीरियलाइजेबल, अपेंडेबल, कंपेरेबल, स्ट्रिंग बफर कंपेरेबल। स्ट्रिंग बफर में देखिए स्ट्रिंग बफर क्लास है, कंपेरेबल इंटरफेस को ये क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसलिए काम करता है। ठीक है, तो जावा 8 में भी नहीं कर रहा था, 7 में, लेकिन 11 में आपका काम कर रहा था। तो ये ध्यान में रखिएगा, समझ गए, जब आप ऐसा काम करेंगे तो स्ट्रिंग बफर के साथ। तो इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोड जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कोड, और देखिए इस तरीके से s1.compare to कर देंगे तो चला जाएगा। अगर आपको रिवर्स करना था तो आप रिवर्स कर सकते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, अब समझिए मेरी बात ध्यान से, ये समझ गए ना आप स्ट्रिंग बफर को कैसे करवाना है। ये वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्ट्रिंग बफर क्लास अगर कंपेरेबल इंटरफेस को फॉलो कर रही है, मतलब इंप्लीमेंट कर रही है, तब तो इंसर्ट हो जाएगा, उसमें सारा काम करेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इंसर्शन, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो फिर भैया दिक्कत है। ठीक है, तो आपको करवाना पड़ेगा खुद से। तो माई कंपैरेटर में ये हमने आपको बता दिया। अच्छा चलिए आते हैं। तो अगर हम इफ़ वी आर डिपेंडिंग ऑन डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, कंपल्सरी ऑब्जेक्ट्स शुड बी होमोजीनियस एंड कंपेरेबल, अदरवाइज वी विल गेट क्लास कास्ट एक्सेप्शन। अच्छा, बोल रहा है कि अगर हम उसमें नहीं डालते हैं, जब हम डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर पर निर्भर करते हैं, मतलब जब हमारा नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर जो है वो नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो होगा, और अगर हम उसमें कंपेरेबल वाला ऑब्जेक्ट नहीं पास कर रहे हैं या एंड उसमें हम होमोजेनियस डेटा डाल नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्लास कास्ट एक्सेप्शन मिलेगा। अदरवाइज वी विल गेट क्लास कास्ट एक्सेप्शन। मतलब कि इंट है तो उसमें इंटीजर जाना चाहिए, उसमें आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, क्लास कास्ट एक्सेप्शन मिल जाएगा। इफ़ वी आर डिफाइनिंग आवर ओन सॉर्टिंग बाय कंपैरेटर, देन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कंपेरेबल एंड होमोजीनियस। आपको देखिए मैंने जो भी बनाया, जब इफ़ वी आर डिफाइनिंग आवर ओन सॉर्टिंग बाय कंपैरेटर, जब हम अपना कंपैरेटर का लॉजिक लिख रहे थे तो हमने किसी क्लास को कंपेरेबल से इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटर से करवाया था जो जरूरी था। कंपेरेबल का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, होमोजीनियस का भी होना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट मीन्स वी कैन ऐड नॉन कंपेरेबल हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स। राइट ए प्रोग्राम, देखिए क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू इंसर्ट अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट्स इनटू ट्री सेट वेयर सॉर्टिंग ऑर्डर इज इंक्रीजिंग लेंथ ऑर्डर। इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम लेंथ देन कंसीडर देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये क्वेश्चन समझ में आया? देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ए एक स्ट्रिंग है जो कंपेरेबल है, कंपेरेबल, और स्ट्रिंग बफर जो है जावा 8 में क्या है, नॉन कंपेरेबल है, मतलब कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो इसमें मान लीजिए आपने डाला डी, ठीक है, और अगर आप फिर से ऐसा डालते हैं ए, ठीक है, तो होना क्या चाहिए, रिक्वायर्ड आउटपुट आपका होना चाहिए ए, ठीक है, फिर ए मतलब जो मैच कर रहा है लेंथ वो, और फिर डी, ऐसे। तो ये रिक्वायर्ड आउटपुट क्वेश्चन ये है, ठीक है। पहले आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलना है। अगर दो एलिमेंट मैच कर जा रहा है, ठीक है, दो एलिमेंट मैच कर जा रहे हैं आपस में, तो उनका लेंथ निकालिए कि ए का लेंथ और इस ए का, इसका 2 लेंथ है ना, इसका 1 लेंथ है। तो अब 1 और फिर 2 और उसके बाद डिफ़ॉल्ट नेचुरल ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको आउटपुट चाहिए। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। नीचे कोड है, ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये ट्री सेट में एक क्लास बनाइए। ये किसके लिए है, फॉर जावा, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर टिल जावा, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, टिल जावा 8, ठीक है, जावा 8 के लिए ये वाला क्वेश्चन। क्योंकि 11 में कीजिएगा तो स्ट्रिंग बफर ऑलरेडी जो है वो क्या होता है, कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, और ये रहा उसका क्लास, ठीक है। लीजिए ये है उसका कंपेरेटर का कोड। आसान है, ज़्यादा कुछ लेंथी नहीं, ज़्यादा कुछ कम ये नहीं है, ठीक है। आपको लेंथ निकाल लेना है और लेंथ पे बस कंपेयर कर लेना है कि कैसे आप जो है वो चीज़ें फॉलो करवा देंगे, बस।
इफ़ यू सी फ्रॉम द सॉर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कि देखिए कि अगर आप सॉर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपेरेबल क्लास, ठीक है, मतलब एक ऐसा क्लास होगा, एक क्लास ऐसा होगा जो कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, एक ऐसा क्लास होगा जो कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, नॉन कंपेरेबल, और एक ऐसा क्लास होगा जो हम बनाएंगे, ठीक है, मतलब यूजर डिफाइंड, जो प्रोग्रामर बनाएगा, यूजर डिफाइंड है ना, यूजर को डिफाइन करेगा, ठीक है, यूजर डिफाइन करेगा, यूजर को नहीं डिफाइन करेगा, यूजर ही डिफाइन करेगा उसको, यूजर डिफाइंड, ठीक है, कंपेरेबल ऑब्जेक्ट, कंपेरेबल, ठीक है। तो जो यूजर डिफाइन करेगा ना, समझिए, देखिए ध्यान से समझिए कि जब आपको प्री डिफाइंड जो पहले से है, मतलब कि स्ट्रिंग है ना, ये कंपेरेबल है, प्री डिफाइंड है, पहले से है, जावा वालों में इसमें हम कुछ बदल नहीं सकते हैं, तो ये कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन स्ट्रिंग बफर अगर आप जावा का 8 वर्जन यूज कर रहे हैं, 11 नहीं 8 वर्जन यूज कर रहे हैं, और आप उसमें स्ट्रिंग बफर देखें तो नॉन कंपेरेबल है, नॉन कंपेरेबल, नोट जावा 1.8 की बात हो रही है स्ट्रिंग बफर में, 11 की नहीं, 11 तो कंपेरेबल है ही, तो ये कंपेरेबल हो गया, ये नॉन कम, यहाँ भी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं कोड में। क्या हम स्ट्रिंग क्लास का कोड चेंज कर सकते हैं अंदर घुस के? नहीं। क्या हम स्ट्रिंग बफर का चेंज कर सकते हैं अंदर? नहीं। तो दो तरीके के हो गए। तीसरा आपको कैसा मिल सकता है, जो आप बनाओगे, मतलब स्टूडेंट टाइप का, लेट से आपने एक स्टूडेंट डॉट जावा बना दिया, आपने एक क्लास डॉट जावा बनाया, आप कुछ भी बना रहे हो, आप एक एम्प्लॉई बना रहे हो, एम्प्लॉई जावा, ठीक है, तो उसको जब आपको सॉर्ट करवाना होगा, ठीक है, और वहाँ पर अगर आपको डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर आपको करना होगा, तो वहाँ तो प्रेजेंट होगा नहीं, है ना, यहाँ, ठीक है, तब आप कैसे करेंगे? ठीक है, सपोज ए पर्सन इज राइटिंग दिस यूजर डिफाइंड क्लास, मान लीजिए कि आपका एक क्लास है एम्प्लॉई नाम का, जहाँ एम्प्लॉई आईडी है और क्या है, उसका नाम है, ठीक है, अब उसमें 10 एम्प्लॉई है, ठीक है, अब इनको सॉर्ट करवाना है, इनके ऑब्जेक्ट्स को आपको ट्री सेट में कैसे कैसे इंसर्ट करवाना है, एम्प्लॉई आईडी के बेसिस पे, मतलब जिसका 100 हो वो पहले हो जाए, जिसका 101 है वो बाद में इंसर्ट होएगा, फिर 120 130 ऐसे करके, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो वो करने के लिए आपको कंपैरेटर के पास जाना होगा, ठीक है, समझ गए? तो अगर कोई, समझिए ध्यान से, अगर कोई प्रोग्रामर एम्प्लॉई क्लास बना रहा है और वहाँ कुछ सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो करेगा, तो कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करवाना उसका काम है, कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करवाना उसका काम है। और अगर उसको कोई बाद में यूज कर रहा है और उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो कंपेरेटर को जो थर्ड पर्सन यूज करेगा उसका काम है कि वो कंपेरेटर का लॉजिक लिखे। मतलब यहाँ देखो यार, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि मान लीजिए हमने एक क्लास बनाया जिसमें हम एम्प्लॉई का डिटेल्स रखेंगे, ओके, यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग आईडी, समझ गए, स्ट्रिंग आईडी हो गया एम्प्लॉई का, और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पब्लिक एम्प्लॉई, लिख देते हैं स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट आईडी कर दो, इंटीजर टाइप का ले लेते हैं, ठीक है, और दिस डॉट नेम में नेम की वैल्यू, और दिस डॉट आईडी में आईडी की वैल्यू, समझ गया? चलिए, तो ये हो गया हमारा दिस डॉट नेम और दिस डॉट, चलो, तो ध्यान से समझिए कि आप एक और ट्री सेट बनाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जावा क्लास लिखते हैं ट्री सेट डेमो 5, मेन मेथड, हम एक एक एम्प्लॉई को ऐड करना चाहते हैं, समझ गए? एक एक एम्प्लॉई को जब ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना, एम्प्लॉइज़, अरे यार एम्प्लॉइज़, ठीक है, एम्प्लॉई E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का नेम लेट से अमित, कॉमा 908, ग्रेट, एम्प्लॉई E2 इक्वल्स न्यू एम्प्लॉई
अभिषेक कॉमा इसका ये है, ठीक है। और इस तरीके से हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। E4 E3 E5 हो जाएगा यार, एक E5 E4 E3। अभिषेक की जगह राहुल का 101, धीरज इसका, ठीक है। और यहाँ अगर मैं लिख दूँ, चलिए, तो 5 एम्प्लॉई हैं, हमको इनको इंसर्ट करवाना है ट्री सेट में। हमने लिखा ट्री सेट T इक्वल टू न्यू ट्री सेट, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने, अब मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ, ठीक है। T डॉट ऐड, और इस T डॉट ऐड में हम लिखेंगे E1, राइट। T डॉट ऐड E2, T डॉट ऐड E3, T डॉट ऐड E4, T डॉट ऐड E5। सुनिए, ये T डॉट ऐड हमने कर लिया, राइट। अब बात ये है कि इसको हम ऐड करेंगे और अभी सॉर्ट करके देखते हैं। T, इसमें हम क्या क्या ऐड किए हैं, रन कीजिए तो देखिए कि आपको इसमें क्या क्या मिलता है। तो जो हम ऐड किए होंगे वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सारा का सारा, 5 एम्प्लॉई का। अरे क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ गया, देखिए मैंने वही लिखा था वहाँ पर ऊपर में कि भाई अगर आप होमोजीनियस बिना कंपेरेबल वाला पास करते हैं, ठीक है, ट्री सेट में, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। तो आपको इसको अगर ऐड करना है, क्योंकि ट्री सेट एक सॉर्टेड मैनर में होता है, तो जो बंदा इस एम्प्लॉय क्लास को लिख रहा है, जो प्रोग्रामर इस एम्प्लॉय क्लास को लिख रहा है, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल ऐसे लिखना ज़रूरी है, कंपेरेबल लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पर कंपेयर टू मेथड को पास कर दीजिए, ठीक है। और कंपेयर टू मेथड को जब पास कीजिएगा तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, कंपेयर टू मेथड को क्या लिखना पड़ेगा, जो भी आपका यहाँ पे जिस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। तो अगर हम कर देंगे रिटर्न क्या, सिर्फ और सिर्फ ऐसे, ऑब्जेक्ट 1 जो है हमारा वो तो एम्प्लॉय हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर आप देखें, मैं आपको क्या समझ रहा हूँ, यहाँ डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर है हमारा, है ना, ठीक है। हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं एम्प्लॉय वाले में, लेकिन यहाँ जो कंपैरेटर है, जब आप कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, देखिए इम्प्लीमेंट से कंपेरेबल, तो कंपेरेबल में कंपेयर टू नाम का मेथड है जो ऑब्जेक्ट लेगा, तो उस ऑब्जेक्ट को आपको कुछ ऐसा मतलब लिखना पड़ेगा ना, उसको इसका आपको देना पड़ेगा कि कैसे लो। तो भाई आईडी के फॉर्म में ले लो, ठीक है, या नेम के फॉर्म में ले लो, ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो मान लीजिए आप आईडी के बेसिस पे उसको इंसर्ट करवा देना चाहते हैं, तो ये लिखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका, जो यूजर इस एम्प्लॉय क्लास को बना रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉय जो नेम है, तो यहाँ तक तो हम समझ रहे हैं। यहाँ कंपेयर टू मेथड में क्या करेंगे कि आईडी है, ठीक है, उस आईडी के बेसिस पे हम ले लेंगे, है ना, -1 और +1 हमको कर देना है, ठीक है। दिस डॉट ID और एम्प्लॉय डॉट ID, मतलब कि यहाँ कंपेयर में हम एक काम करते हैं, इंटीजर लेते हैं, ठीक है, I1 या ID1, और इस ID1 में हम ले लेते हैं क्या, O, और इस O को हम कर देते हैं दिस डॉट O नहीं, दिस डॉट ID, कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसका ID, ठीक है, इंटीजर के पास चला गया। एक इंटीजर ऐसा है जो ID2 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका इंटीजर, और किसका, ये आ जाएगा इंटीजर, इसको इसमें रखिए, इंटीजर O डॉट ID, है ना,
ऐसा नहीं हुआ क्या, इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए। यार ID2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एम्प्लॉई का जो आईडी है वो हमको चाहिए, राइट। एम्प्लॉई ओ डॉट ID, ओ क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे इसमें ब्रैकेट में डालिए एक और ब्रैकेट, ओ हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो एम्प्लॉई में कन्वर्ट हो जाए और उसका जो आईडी है वो इस इंटीजर के पास चला जाए। अब हम लिखेंगे इफ़ कंडीशन अगर I1 क्या है, ID1 छोटा है ID2 से, तो क्या रिटर्न करो, माइनस रिटर्न कर दो, रिटर्न -1, ठीक है। एल्स इफ अगर ID2 बड़ा है ID1 से, ID2 लिख देंगे दोस्त, डोंट वरी, ID2 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ मिटाइए एक, यहाँ हमको लिखना है रिटर्न +1, ठीक है, +12 जो भी आप लिख दीजिए। एल्स अगर आईडी सेम है तो क्या कर दीजिए, रिटर्न 0, यही हमको चाहिए। तो ये हो गया हमारा, अरे चलिए सेव करते हैं। तो कंपेयर टू हमने लिख लिया, अब रन करके देखते हैं ट्री सेट में। यहाँ पे हम पास करते हैं क्या, इस एम्प्लॉई का हमने पास कर दिया है ना, यहाँ पे एम्प्लॉई, और यहाँ हमने सारा कुछ पास कर दिया है। कंपेरेबल हमने इंटरफेस कर दिया है, इम्प्लीमेंट, राइट क्लिक करके रन करते हैं। देखिए क्लास कास्ट एक्सेप्शन इस बार नहीं आएगा। वही मैं कह रहा था कि भाई क्लास कास्ट एक्सेप्शन आपको तब नहीं मिलेगा जब आप कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये लीजिए हमारा जो डेटा है वो मिल रहा है, लेकिन सिर्फ एक मिल रहा है, जबकि हमको सारा ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए था एम्प्लॉई का। लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर जो आईडी है, यहाँ आईडी इसको हम चेंज करते हैं। सबसे पहले सबको बड़ा बनाते हैं, ये लिखना पड़ेगा, गलत लिख दिया था नीचे इसलिए वैसा आ रहा था। तो आप चेंज ध्यान रखें जब भी आप कुछ वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करें, सबको फटाक से चेंज कर लेते हैं। ये ठीक है, ये यहाँ पे ID2 कर दीजिए, गलत हो गया, ID2, बाकी सब सही है। रन करते हैं, प्रोग्राम हमारा सही चलना चाहिए। तो लीजिए अब की बार जो है सारा डेटा, लीजिए सारा ऑब्जेक्ट आपको मिल गया एम्प्लॉई का, ठीक है। अब जब एम्प्लॉई का सारा ऑब्जेक्ट मिल गया तो आपको देखना है एम्प्लॉई को, तो आप toString कर लीजिए मेथड को ओवरराइड, toString मेथड ओवरराइड कर लेंगे और सेलेक्ट, अरे toString मेथड को ओवरराइड करके ओके कर देते हैं। तो नाम और आईडी दोनों इस बार दिखा देगा, देखिए कैसे। बस रन होने दीजिए प्रोग्राम को, जैसे ही रन हो जाता है दिखाएगा पूरा। लीजिए नेम राहुल, एम्प्लॉई का नेम, अभिषेक का नेम, सारा आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट सपोज़ आप अब सेटिस्फाइड नहीं है डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर से, तो अब जो सेटिस्फाइड नहीं है आदमी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि वो कंपेरेटर ऐसे लिखेगा, माई कंपेरेटर, माई या लिख देते हैं एम्प्लॉई कंपेरेटर, ठीक है। और एम्प्लॉई कंपेरेटर इम्प्लीमेंट्स कंपेरेटर नॉट कंपेरेबल इस बार, ठीक है। और यहाँ पे कंपेयर मेथड जो है वो ओवरराइड कर लेगा। कंपेयर ये आया नहीं, इंपोर्ट नहीं हुआ, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, कंपेयर मेथड, ठीक है। लीजिए तो अब हमको एम्प्लॉई का लिख देना है फिर से। तो एम्प्लॉई को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं एम्प्लॉई और ऑब्जेक्ट E1, ठीक है। एम्प्लॉई 1 इक्वल टू, एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट पहले ले लेते हैं, एम्प्लॉई O1, ठीक है। और लिखते हैं एम्प्लॉई E2 इक्वल्स एम्प्लॉई O2, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे नहीं, लेंथ हमको पहले तो स्ट्रिंग निकालना पड़ेगा। किसका स्ट्रिंग,
इस एम्प्लॉई का, तो फिर लिखेंगे स्ट्रिंग S1 इक्वल टू एम्प्लॉई S1 इक्वल टू नेम, हमको कंपेयर करना है ना, नेम किसका, E1 डॉट नेम का, और स्ट्रिंग S2 इक्वल्स E2 डॉट नेम, ठीक है। और अब रिटर्न करेंगे S1 डॉट कंपेयर टू मेथड चला देंगे S2, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रिटर्न कर देगा। और अब इस एम्प्लॉय कंपैरेटर के ऑब्जेक्ट को इस ट्री सेट वाले में पास कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने जिस तरीके से लिखा है, जो सबसे पहले ए वाला है वो ए आ जाएगा, और यहाँ पर न्यू लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट पास करना है न्यू, ठीक है। लीजिए रन करेंगे तो सबसे पहले अभिषेक आएगा, ठीक है, अभिषेक आएगा, देखिए रन होने दीजिए। अभिषेक, अमित, एम्प्लॉय नेम धीरज आ गया, ये दिक्कत कैसे हो गई भाई, न्यू एम्प्लॉय कंपैरेटर, ठीक है, हमने तो यही पास किया है, एम्प्लॉय कंपैरेटर एम्प्लॉय, ठीक है, अभिषेक, अमित, धीरज, राहुल, ठीक है, आ तो गया। ये देखिए अभिषेक आया, फिर अमित आया, एक और अभिषेक जो दोबारा सेम नाम से था वो डुप्लीकेट्स कंसीडर हमारा नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कंपैरेटर को, राइट। तो आई थिंक अब आप यहाँ पे माइनस कर देंगे तो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। तो आई थिंक कि कंपैरेटर इंटरफेस भी आप समझ गए होंगे। तो यही था हमारा कंपैरेटर इंटरफेस और कंपैरेबल और कंपैरेटर का कहानी। तो जब भी आपको कंपैरेबल इंटरफेस यूज करना रहे, मतलब कि डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए, तो कंपैरेबल यूज कर लीजिए। और अगर आपको कस्टमाइज्ड कुछ चाहिए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लॉजिक चाहिए कंपैरिजन करने के लिए, सॉर्टिंग ऑर्डर करने के लिए, तो कंपैरेटर का यूज कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए ओके देन, मिलते हैं आगे।